गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पारुल जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सेल क्या है। सबसे पहली क्लास, ये बेसिक चैप्टर है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है ये जाना था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेल थ्योरी पढ़ा था और थोड़ा सा हमने जाना था प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो क्या पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो कि लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म ये सब नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल वो कौन होते हैं जिसके पास मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक, मेम्ब्रेन बॉर्न सेल ऑर्गन नहीं होते हैं प्रोकैरियोट के पास, यूकैरियोट के पास मेम्ब्रेन बॉर्न सेल ऑर्गन। तो मेम्ब्रेन बॉर्न सेल ऑर्गन के एग्जाम्पल बोलते कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें कहाँ नहीं होंगी, यूकैरियोट में होंगी और प्रोकैरियोट में नहीं होंगी। तो मैटर ये है कि फिर प्रोकैरियोट में होगा क्या, अगर गोल्गी बॉडी नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, वैक्यूल नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो फिर इसमें क्या पाया जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, हम डिटेल स्टडीज़ करते हैं आज हम स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। वो सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये सब हमको समझ आ गया। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने लास्ट क्लास में ये भी जाना था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, पहला माइकोप्लाज्म जो कि स्मॉलेस्ट सेल भी है, लास्ट डे पढ़ा था माइकोप्लाज्म जो कि स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है, सबसे छोटा सेल। दूसरा क्या है, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सेम है माइकोप्लाज्मा PPLO। फिर क्या है, ऑल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको और क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये चार किसके अंदर आते हैं, ये चार ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोट। जितने भी बैक्टीरिया आपने देखे, यानी किंगडम मोनेरा क्या है, पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा क्या हो गया, 5 किंगडम है। तो उसमें से किंगडम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें एक चैप्टर है जिसमें हम 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बैक्टीरिया किस में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म are simple in structure but show complex metabolism, complex behavior। कैसे, ड्यू टू डाइवर्स मेटाबॉलिज्म। ठीक, फिर ये कह रहा है कि ये बहुत स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल दिखते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। कैसे, अपनी मेटाबॉलिज्म में ये बहुत फास्ट कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी शो कर सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल, दे आर very small in size and they can, बहुत छोटी है तो इनका मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन रैपिडली मल्टीप्लाई, ये अपने आप को बहुत फास्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। इनका हमारा जैसे सेल डिवीजन टाइम ह्यूमन का 24 घंटे में हम डिवाइड होते हैं एक सेल, इनका बहुत फास्ट होता है। फिर इनके बारे में बोला जाता है कि दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर कॉस्मो
कॉस्मोपॉलिटेंट, कॉस्मोपॉलिटेंट यानी सभी जगह पाए जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, सब जगह ये पाए जाते हैं। हॉट टेम्परेचर हो, कोल्ड हो, स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, लिख देते हैं हॉट टेम्परेचर, स्प्रिंग, कोल्ड, डेजर्ट, प्लांट, एनिमल, ये सभी जगह कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया सब जगह हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे से होते हैं जिनका न्यूक्लियर डेवलप नहीं होता है, मेम्ब्रेन बॉर्न सेल ऑर्गन नहीं होते हैं, इनके पास कौन सा आरएनए होता है, 70S आरएनए होता है इनका, ये सारी चीज़ें हैं चलते हैं। इनके शेप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो बैक्टीरिया के बेसिकली शेप देखते हैं, शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली हमको 4 तरह के शेप देखने को मिलते हैं। पहला बैसिलस, दूसरा कोकस, तीसरा है स्पाइरिलम और विब्रियो, लास्ट चीज़ विब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में ये देता है, मैच द फॉलोइंग में देता है। ये 4 शेप लिखे रहते हैं और इनको मैच करो, या डायग्राम बनाए हुए एनसीईआरटी में बढ़िया से डायग्राम बना हुआ उससे मैच करने को देता है। तो बैसिलस कैसे शेप होते हैं, बैसिलस रॉड शेप के होते हैं। कैसे, रॉड सबने देखी होगी, ऐसे रॉड शेप के होते हैं। डन। दूसरा क्या है, कोकस। कोकस कैसा है, स्फेरिकल या ओवल शेप, ऐसे, ठीक है। स्पाइरलम, कॉपी आपने नोटबुक देखी होगी, उसमें स्पाइरल करने के लिए होता है, तो वैसे ही क्या होगा, स्पाइरल शेप, कैसे, यो कर्ल स्पाइरल। और विब्रियो क्या है, कॉमा शेप, ये कॉमा शेप। तो ये 4 तरह के आपको बेसिकली बैक्टीरिया के शेप देखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, डायग्राम बना के दे सकता है, ये 4 शेप याद रखना है। जैसे फिर नाम इसी से, विब्रियो, कॉलरी, रेस्टोरेंट, रेसिस, ये सारे नाम फिर ऐसे ही इसी से बनते, सफिक्स प्रीफिक्स यूज होके चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या ना प्रोकैरियोटिक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानी। अब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर चलते हैं। सबसे पहले ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं। जैसे हम एनिमल हैं तो हमारे पास क्या है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और अगर प्लांट होगी तो सबसे बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक में सबसे बाहर क्या है, एक लेयर होती है, बनाते हैं, जिसका नाम है, सबसे बाहर एक लेयर है जिसको फर्स्ट ले देते, फर्स्ट लेयर है, इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिक। ये 2 सब लेयर में हैं, एक होती है कैप्सूल, और दूसरी होती है स्लाइम लेयर। अच्छा, कैप्सूल के काम क्या आता है, कैप्सूल थोड़ी सी टफ होती है, हार्ड होती है, थिक होती है, थिक होती है, हार्ड या थिक होती है। और ये कैसी है, लूज है, थिन लेयर है, ठीक। अच्छा, दूसरी लेयर जो है हमारी, दूसरी में जाते हैं, इसका क्या है, ये क्या है, दूसरी जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेकेंड नंबर में क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, लिखते हैं पैप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, रप्चर होने से बचाती है, उसको कोई दूसरा सेल से रप्चर ना कर दे, कोलैप्स ना कर दे, ये सारे शेप प्रोवाइड करती है, रप्चर होने से, रप्चर प्रिवेंशन या शेप प्रोवाइड करती है। ये सारे काम इसके कुल मिलाकर सारे प्रोटेक्शन वाले काम ही, उसको बचाना ही इसका मेन पर्पस है, ठीक। फिर इसके आगे चलते हैं, तीसरी
तीसरी सेल वॉल होगी, तीसरी वाली लेयर में चलते हैं, ये इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये है तीसरी लेयर, इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिव परमेबल नेचर की है, किसको आना है किसको नहीं आना है, ये सारे लिविंग में पाई जाने वाली है। अब इसमें क्या है, कहीं कहीं पे फोल्डिंग होती है और इस फोल्डिंग को कहते हैं मीसोसोम। इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। चलिए देखते हैं मीसोसोम के बारे में क्या क्या इसमें लिखा है। मीसोसोम कैसे बनती है? फोल्डिंग इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होने से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं। ठीक है। और एक्सटेंशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, इसमें होने, इसके 3 पार्ट हैं। क्या है? वेसिकल, पहला वेसिकल, दूसरा है ट्यूब्यूल, तीसरा है लेमिली। 3 पार्ट से बने होते हैं, पहला वेसिकल, दूसरा ट्यूब्यूल और तीसरा लेमिली। 3 पार्ट से ये बनी होती है। ठीक, इसके फंक्शन देख लिए जाएं तो इसके क्या क्या फंक्शन है, चलिए देखते हैं, इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो पहला फंक्शन है इसका पहला काम है सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला काम क्या है? सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, जो लेयर बनी हुई है उसका फॉर्मेशन करना। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया जो होता उसको बढ़ाने का काम आता, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम। तीसरा है सिक्रीशन। चौथा है सेल डिवीज़न। और फिर है इसका डीएनए रेप्लिकेशन। और ये किसकी जैसे काम करता है? एनालॉगस ऑर्गन टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास तो है नहीं, किसके पास होगा? यूकैरियोट के पास होगा। इसके पास प्रोकैरियोटिक के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करने के लिए इसमें क्या है? एक ऑर्गन पाया जाएगा जो कि मेम्ब्रेन लेस होगा, वो क्या है? मीसोसोम। यानी यूकैरियोट के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके पास क्या है? मीसोसोम। समझे? इसके पास क्या है? मीसोसोम। और यूकैरियोट जैसे हम सब के पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अच्छा चलते हैं फिर इसके आगे चलते हैं। ये सारी बातें हुई, अब इसके आगे चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट में न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और ये इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? नेकेड होगा। कैसा? नेकेड, यानी विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। बिना हिस्टोन प्रोटीन के जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो क्या बोल सकते हैं, ये कैसा है? न्यूक्लियोइड। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है? इसको यहाँ से इरेज करते हैं, स्पेस जहाँ यहाँ बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? तो जैसे मेन जेनेटिक मटेरियल इसका क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म में खुला, मतलब इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस वगैरह नहीं है। जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही है, इसीलिए इसको कहता है नेकेड है। सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलता है? नेकेड। और अनडेवलप्ड कैसे है, तो उसको क्या वर्ड यूज़ करेंगे? न्यूक्लियोइड। उसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए हो गया ऑफकोर्स। इसके पास एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मिड। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, यानी जैसे मेरी मेन सैलरी अगर हो जाए, मेन जेनेटिक मटेरियल मैं पूरे दिन काम करूँ, मेरी मेन सैलरी क्या हो जाए वो ये है, और एक्स्ट्रा कहीं कुछ मैं काम करने लगूँ तो मुझे कुछ अमाउंट मिलने लगे, तो किसी एक को छोड़ना पड़े तो मैं क्या छोड़ूंगी? ऑफकोर्स एक्स्ट्रा वाला छोड़ूंगी ना, मेन वाला क्यों छोड़ूंगी? तो ठीक है, वही वाली बात है। हाँ, तुम लोग तो कुछ भी बोलो। हाँ, तो मेन वाला क्या कहलाएगा? मेन डीएनए ये कहलाएगा, और एक्स्ट्रा वाला क्या कहलाएगा? ये। तो इसको निकाल दो अगर बैक्टीरिया की बॉडी से तो बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल क्या कहते हैं? प्लास्टिड। कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर, ठीक है। काम क्या करता है? दो काम हैं, एक है फॉरेन जीन एक्सचेंज। पहला काम क्या है? फॉरेन जीन एक्सचेंज, यानी बायोटेक्नोलॉजी में अगर एक जीन को दूसरे के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालना है, कोई जीन है, कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टर हो, उसको किसी की बॉडी के अंदर डालना है, तो ये सब कहाँ काम आएगा? एज अ वेक्टर। जैसे नाव में बैठते हैं, नाव में बैठे हम, नाव से उस पार चले गए, नाव को तो अपने घर नहीं ले जाओगे ना, नाव छोड़ दिए। वैसे ही क्या है? एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है प्लास्मिड को, किसी भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर को अपनी बॉडी के अंदर डालना है। हम चाहते हैं कि ये कैरेक्टर है हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और यही कॉपी बनता जाए, तो हम किसको? बैक्टीरिया में ऐड कर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को रैपिडली डिवाइड करता है, और ये कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा और फिर ये मल्टीपल कॉपी बनाता जाएगा। ये कहाँ पढ़ेंगे अपन? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है फॉरेन जीन में? एंटी रेसिस्टेंट टू एंटीबॉडी, रेसिस्टेंट टू एंटीबॉडी, ठीक। दो काम हो गए। आगे चलते हैं, इसके अदर काम जानते हैं। अच्छा, ठीक। अब इसमें क्या होता है? गैस वैक्यूल होते हैं। क्या होता है? गैस वैक्यूल्स। अब इसके पास वैक्यूल तो नहीं है, तो वैसा ही काम करने के लिए इसके पास क्या है? गैस वैक्यूल है, फॉर ब्यूएंसी। इसको फ्लोट करने के लिए, फ्लोटिंग प्रोवाइड करने के लिए किस में होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में देखा है, एल्गी पानी के ऊपर तैरती रहती है। और क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। उसमें ये गैस वैक्यूल होता है जिसके कारण ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कोई दूसरा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक और स्ट्रक्चर होता है, क्या? इंक्लूसन बॉडी क्या काम करती है? ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है। किसका काम? फूड मटेरियल जो है उसको स्टोर करने का काम है। किसके फॉर्म में स्टोर करती है? फॉस्फेट ग्लाइकोजन, फॉस्फेट हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और साइनोफाइसिन। तीन तरह से अपने खाने को स्टोर करके रखती है। चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में क्या हो गया? ये सारी चीज़ें समझ तो आ रही है कि एक प्रोकैरियोटिक के पास ये बाकी सारे सेल ऑर्गन नहीं है, तो उसके पास कुछ तो होंगे इसके पास, तो क्या है? यही सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं, क्या है उसके पास? ये राइबोसोम है, लिख देते हैं राइबोसोम। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। 70S होगा या 80S? ऑफकोर्स कैसा होगा? 70S राइबोसोम होगा, 70S राइबोसोम। डन। क्या करता है राइबोसोम को? छोटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, ये 8th वगैरह चैप्टर में पढ़ा है। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। जैसे पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल, वैसे ही क्या पढ़े हैं? राइबोसोम क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ओके, चलते हैं आगे इसके आगे क्या पढ़ते हैं? पॉलीसोम। ये लॉन्ग चेन बन जाती है राइबोसोम की, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसोम या फिर इसी को कहते हैं पॉलीराइबोसोम।
क्या बोलेंगे, पॉलीसोम या पॉली, क्या होता है पॉलीसोम, लॉन्ग चेन ऑफ mRNA प्लस प्रोटीन। लॉन्ग चेन होती है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉली। पॉली मतलब ये होता है लॉन्ग, लॉन्ग चेन ऑफ mRNA और प्रोटीन को पॉलीसोम कहते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर आता है जिसको कहते हैं क्रोमैटोपोर। ये एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्रोमैटोपोर। क्रोमैटोपोर क्या होता है, क्रोमा, क्रोमा मतलब ये हमने सुना था क्या, कलर। तो कलर प्रोवाइड करने वाले पिगमेंट हैं, कलरफुल पिगमेंट होते हैं। और कौन सा कलर, फोटोसिंथेटिक, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट होते हैं। और किस में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में खाना बनाने के लिए, फूड सिंथेसिस करने के लिए क्या पाया जाता है, क्रोमैटोपोर पाया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं फ्लैजिला। ये लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल वॉल से निकला हुआ, इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला इसके 3 पार्ट से बना होता है, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, दूसरा है हुक और तीसरा है फिलामेंट। फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, 3 चीज़ों से ये बना हुआ है। ठीक, कैसा स्ट्रक्चर, क्या काम है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। और किससे बना है, फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से बना है। किससे बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड लास्ट इसमें पढ़ने चलते हैं। क्या है, सेकेंड लास्ट में 2 चीज़ और बची है। नॉन मोटाइल तो हो गया, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जो कि इसके सरफेस से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं पिली। पिली एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं पिली। किससे बना हुआ है, पिलिन नाम के एक प्रोटीन से बना हुआ है। किससे, पिलिन प्रोटीन का बना हुआ है। नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल यानी मोटाइल के काम नहीं है, मूवमेंट के काम नहीं है। तो फिर किस काम में आता है, तो इसका मेन काम है अटैचमेंट। जैसे कोई सरफेस है उससे अटैचमेंट होना है, अटैच करना है, तो अटैचमेंट, अटैचमेंट मेन काम इसका, सॉरी इसका मेन काम है इसका मेन काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन काम कहाँ आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में ये पिली का यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फिमरी। ये भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं फिमरी। ये किसका क्या काम करता है, ये भी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। और किस काम आता है, ये भी अटैचमेंट के काम आता है। इसका काम है अटैचमेंट टू रॉक या सरफेस। किसी सरफेस से अटैचमेंट कराना है, बैक्टीरिया को जैसे लैंड करना है तो चिपकना है, तो अटैचमेंट के काम आता है। किसका बना है, फिम्ब्रिन। फिम्ब्रिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये कंप्लीट डिटेल्ड किसका हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल का हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे स्ट्रक्चर दिखता है, ये कंप्लीट डिटेल्ड हो गया। ठीक।